हेलो एवरीवन, वेलकम टू K3 कंसल्टेंसी। मेरा नाम हिमांशु खांडेकर है एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ K3 कंसल्टेंसी। अगर आप K3 कंसल्टेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो K3 कंसल्टेंसी मेरा बिजनेस है जहां पर हम कोचेस लोगों की हेल्प करते हैं, ऑनलाइन कोचेस लोगों की हेल्प करते हैं उनको बिल्ड, ग्रो एंड स्केल करने में अपने बिजनेस को। और हम उनको कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे मल्टीपल डिफरेंट ऑफर्स है। एवरीथिंग इज अबाउट बिल्डिंग एंड ग्रोइंग एंड स्केलिंग कोचिंग बिजनेस। और ओवरऑल मेरा मिशन K3 कंसल्टेंसी से, हमारा मिशन K3 कंसल्टेंसी के थ्रू ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों को लाइफस्टाइल बिजनेस बिल्ड करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और उनकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हर इंसान एक लाइफस्टाइल बिजनेस बिल्ड करे तो वो जो एक्सपेक्ट करना चाहता है, जो फ्रीडम चाहता है अपनी ज़िंदगी में, जो पैसा चाहता है और दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहता है, वो सब कुछ कर सकता है एक लाइफस्टाइल बिजनेस बिल्ड करके। तो यही हमारा एक विजन है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना लाइफस्टाइल बिजनेस बिल्ड करें। अब सवाल ये होता है कि लाइफस्टाइल बिजनेस क्या होता है। तो लाइफस्टाइल बिजनेस बेसिकली एक इस तरीके का बिजनेस होता है जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नहीं चाहिए, आपको 1000 लोग अपने अंडर नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉब्लम पता है जिसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल बिजनेस ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग बिजनेस ही रहे, एक ई-कॉमर्स बिजनेस भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर बिजनेस भी हो सकता है। बट लाइफस्टाइल बिजनेस जो होता है वो एक फाउंडर की लाइफस्टाइल के अराउंड बिल्ड होता है, ना कि उल्टा, ना कि बिजनेस के अराउंड फाउंडर की लाइफस्टाइल बिल्ड होती है। फाउंडर के लाइफस्टाइल के अराउंड एक बिजनेस बिल्ड होता है जहाँ पर एक वो छोटी सी टीम के साथ एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है। छोटी सी टीम मतलब आपको 10 से 12-15 लोग ही चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी टीम नहीं चाहिए। और उतनी टीम के साथ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्ड करना जहाँ पर आप क्लाइंट लोगों को हेल्प करो, आराम से टॉप 1% इस कंट्री जितना कमाती है उतना ज़्यादा आप कमा पाओ, एक अपना खुद का ओनरशिप लेने के साथ। और साथ ही साथ लाइफस्टाइल बिजनेस में आपको फ्रीडम ऑफ लोकेशन मिलती है, फ्रीडम ऑफ देयर इज नो कैप, देयर इज नो अपर लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न रनिंग अ लाइफस्टाइल बिजनेस। तो मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइफस्टाइल बिजनेस जो है वो बिल्ड करने में हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो पहला वीडियो में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करके जो मुझे लगा कि लास्ट वीक मैंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे कोचेस तीन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं कोचिंग बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में, बिल्ड करने में अपने बिजनेस को। तो पहला टॉपिक जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो होता है कि कोचिंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोचिंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फाउंडर डिपेंडेंट बिजनेस होता है। तो फाउंडर डिपेंडेंट बिजनेस होने के कारण से एक जो एरिया रहता है वो होता है मार्केटिंग और खासकर एडवर्टीजमेंट, जहाँ से कोच बाहर ही नहीं आ पाता है कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो फाउंडर लेड बिजनेस है। कोच जो होता है वो ब्रांड का फेस है, तो क्योंकि वो ब्रांड का फेस है तो वो उस मार्केटिंग, उस एडवर्टाइजिंग के बाहर ही नहीं आ पाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक इंसान के जीवन में सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहे। जब तक चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी, एडवर्टीजमेंट चलते रहेंगे, उनको क्लाइंट्स आता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। और जैसे ही किसी कोच के लाइफ में थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है तो सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है वो एडवर्टीजमेंट होती है। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हो तो आप हो सकता है कि पुराने एड्स या कुछ एक सेट ऑफ एड्स के साथ चालू करो और अपना बिजनेस को स्केल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो एडवर्टीजमेंट पे। लेट्स से कि आप 40-50 लाख रुपए महीना कर रहे हो कोचिंग में, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन अगर आप 10-15 लाख रुपए महीना भी कर रहे हो तो ऐसा होता है कि एड्स फटीग होते हैं और उस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा क्रिएटिव्स जो है वो लाते रहने पड़ते हैं। तो हमारे साथ जैसे कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो हम बोलते हैं कि भाई आपको कम से कम एक सेट ऑफ क्रिएटिव्स जो है, एड क्रिएटिव्स डालना ही पड़ेगा। एंड जब मैं बोलता हूँ सेट ऑफ एड क्रिएटिव्स, उसका मतलब क्या होता है? कम से कम 3 से 4 स्क्रिप्टेड एडवर्टीजमेंट, या स्क्रिप्टेड भी नहीं रहेगा, एडवर्टीजमेंट हमको हर हफ्ते टेस्ट करने ही रहते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से कि क्योंकि वो फाउंडर डिपेंडेंट बिजनेस होता है, एक कोचिंग बिजनेस एक बहुत ही ज़्यादा, और कोचिंग नहीं, बहुत सारे लाइफस्टाइल बिजनेस जो रहते हैं वो फाउंडर डिपेंडेंट बिजनेस ही होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोच के लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर वो एडवर्टीजमेंट जनरेट ही नहीं कर पाता है, और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है किसी भी बिजनेस में। अगर आप रेगुलरली एडवर्टीजमेंट नहीं, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि एडवर्टीजमेंट नहीं होना एक बहुत ही बड़ा दिक्कत का काम होता है, क्योंकि आपका
रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो आपका मार्केटिंग का जो आपका स्पेंड है उससे जो आउटपुट आपको मिल रहा है, अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो, जो आपका 10 रुपये मिल रहा होता है, अगर आप टेस्टिंग करना बंद कर देते हो तो 1 रुपये डालने पे वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है, वो 10 से फिर 7 आएगा, 7 से वो 6 आएगा, इस तरीके से होएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इससे कोच बाहर ही नहीं आ पाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, इसको सॉल्व कैसे किया जाए कि कोई भी समस्या है तो उसका समाधान तो होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हो गई उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं अपनी बिजनेस में भी बिल्ड कर रहा हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट लोगों के भी बिजनेस में बिल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम बिजनेस के अंदर ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपको रेगुलर क्रिएटिव्स लाके देते रहे विदाउट फाउंडर्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो उसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जो मैंने यहां पर नोट किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई सेल्स कॉल हो रहा है, कोई प्रॉस्पेक्ट आपके पास आया और वो सेल्स कॉल में आप जाते हो, उस सेल्स कॉल को आप रिकॉर्ड करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर सेल्स कॉल को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कि वो सेल्स कॉल कैसे गया। एनीवे, तो उस सेल्स कॉल को आप रिकॉर्ड करते हो। जब आप उसको सेल्स कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस है जो रिपीट होते रहते हैं और हर किसी के रहते हैं। तो उस रिकॉर्डेड सेल्स कॉल में, क्योंकि उस ऑब्जेक्शन को जब आपको वो प्रॉस्पेक्ट ने आपको जब वो ऑब्जेक्शन दिया तो आप उस ऑब्जेक्शन को किसी तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। वो सारा चीज रिकॉर्ड होता है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, बट अगर वो रिकॉर्ड होता है तो वो एक बहुत ही बढ़िया एडवर्टीजमेंट का मटेरियल हो सकता है, ठीक है। उसमें फाउंडर के इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि सेल्स कॉल तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आप निकालते हो और मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्शंस आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन निकालें और उसके एंड में एक कॉल टू एक्शन ऐड करके एक सेट ऑफ ऐड जो है आप बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप कोचिंग सेशंस लेते हो, बहुत सारे जो है आपके फीडबैक जो है, आपके हो सकता है कि कोचिंग सेशंस के दौरान आपके क्लाइंट्स कुछ अच्छा बोले आपके बारे में, उसको आप रिकॉर्ड करो, ठीक है। अगर अगेन कोचिंग सेशंस भी आप अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको अपने सारे कोचिंग सेशंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसको आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करने के बाद उस बिट को निकाल के उसमें कॉल टू एक्शन ऐड करके आप एक नया सेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बनाएं। तो ये एक तरीका हो गया। तीसरा ऑब्वियसली टेस्टिमोनियल्स, हर क्लाइंट के सक्सेस के बाद आप टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करते ही होंगे, ठीक है। उस टेस्टिमोनियल्स को एक बार कलेक्ट कर दिया आप, जैसे टेस्टिमोनियल कलेक्ट करने का एक सिस्टम आपने बना दिया, उनमें से बिट्स एंड पीसेस निकाल के आप एड्स चलाओ। तो यहाँ पर भी फाउंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा और फिर भी एड्स बन गए। चौथा जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे क्लाइंट के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल तो होगा। हमारे इसमें हम जो है व्हाट्सएप हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, तो हम जैसे ही कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर हमारा सपोर्ट स्टाफ भी रहता है, हम भी रहते हैं, क्लाइंट भी रहता है। और जब क्लाइंट हमसे कम्युनिकेट करता है उसमें वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार क्लाइंट्स, तो उसके आंसर्स हम लोग देते हैं और उस क्वेश्चंस को आप एज एन एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। हो सकता है कि उस कम्युनिकेशन चैनल में आपके बारे में क्लाइंट ने कुछ अच्छा बोला या कुछ असाइनमेंट करके या कुछ टास्क करके क्लाइंट को अच्छा लगा, तो वहां पर क्लाइंट जो है वो आपकी तारीफ करते हैं और फिर उसको आप एज अ बिट एंड पीस निकाल के एडवर्टीजमेंट में चला सकते हैं। तो ये चौथा तरीका हो गया, ठीक है। पांचवा तरीका, जहां पर क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, वहां पर होगा रिव्यूज वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट पायलट में बहुत सारे लोग रिव्यूज कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग गूगल में रिव्यू कलेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग फेसबुक में पहले रिव्यू कलेक्ट करते थे। तो बहुत सारे रिव्यूज जो है हर जगह आप कलेक्ट कर सकते हो और उन रिव्यूज को आप स्क्रीनशॉट में डाल के उसको एक इमेज ऐड आप चला सकते हो जहां पर अगेन फाउंडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये पांचवा तरीका हो गया हमारे को बिना फाउंडर के इन्वॉल्वमेंट के एड्स चलाने का। छठवां तरीका ऐसा हो गया कि मान के चलो आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसकी सेल्स से लेकर ऑनबोर्डिंग से लेकर कोचिंग से लेकर डिलीवरी से लेकर रिजल्ट आने तक पूरा का पूरा जर्नी अगर आप डॉक्यूमेंट करते हो तो ये सारा डॉक्यूमेंट करने के बाद एक क्लाइंट लाइफ साइकिल ऐड आप चला सकते हो जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप बताओ कि आपको बस वॉइस ओवर देने की जरूरत है, या वॉइस ओवर के भी नहीं, आप सिंपल एक जर्नी बना सकते हो कि क्लाइंट यहाँ पर ऐसा आया, उसको ये सारे प्रॉब्लम हुए थे, इस तरीके से आपने उसकी ऑनबोर्डिंग करी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया और इस तरीके से उनका रिजल्ट आया। तो पूरा का पूरा जर्नी आप डॉक्यूमेंट करते हो और एक क्लाइंट लाइफ साइकिल ऐड चला सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं ऐसे ऐड क्रिएट करने के लिए जहां पर फाउंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाउ ऑब्वियसली हमेशा इनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फाउंडर को अपना टास्क, कोच को अपना एक टास्क रखना चाहिए कि भाई एड्स जो है मुझे क्रिएट करने ही करने हैं। इट इज अ नॉन नेगोशिएबल टास्क, बट फॉर सम रीजन इन सम, कभी क्या होता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा हो गए तो आपको एडवर्टीजमेंट शूट करने के लिए समय नहीं मिल पाया,
तो आपकी टीम या कोई भी आपकी टीम में इस चीज को निकाल के एडवर्टीजमेंट बना सकता है, आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को दे सकता है और उस पर आपको एड रन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप के एड जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड एड से कई बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास टाइम है या नहीं है, मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि अगर आप एक कोच हो या कोई भी लाइफस्टाइल बिजनेस ओनर हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एडवर्टीजमेंट बनती है या नहीं बनती है, तो ये सिस्टम आप पैरेलली डेवलप करें। ठीक है, कोई एक वर्चुअल असिस्टेंट तो होगा ही आपके पास, उस वर्चुअल असिस्टेंट या लाइक पर्सनल असिस्टेंट, उस असिस्टेंट का काम जो रहेगा कि भाई हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 ऐसे डॉक्यूमेंटेड मीडिया निकाले जिस मीडिया को आप एज एन एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। और कुछ नहीं करना, आपको बस एक एंड में कॉल टू एक्शन का लेयर डालना है और वो एड तैयार है। तो इस तरीके से कभी भी जब आप स्केल पे एड रन कर रहे हैं, जब आपका स्पेंड 20,000 20,000 30,000 40,000 रुपए अ डे है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी महीने क्योंकि आपने ऐड नहीं बनाया, किसी हफ्ते आपने ऐड नहीं बनाया तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया है जो ऐसे टाइप का मीडिया, इस तरीके के मीडिया जनरेट कर सकते हैं जिसको हम एड्स में रन कर सकते हैं। तो आई होप ये एक बहुत अच्छा और हेल्पफुल चीज़ है जिसको मैं डॉक्यूमेंट भी करना चाहता था ताकि इन फ्यूचर मैं इसको रेफरेंस दे सकूं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एज वेल। सो द दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, उसका आइडिया भी मुझे वहीं से आया कि किस तरीके से एक कोचिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा फाउंडर डिपेंडेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फेज व्हेन यू हैव गॉटन सम क्लाइंट्स, आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनको आपने रिजल्ट डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो जब कुछ क्लाइंट आ गए और उनको आपने रिजल्ट डिलीवर कर दिया, एंड कुछ क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि फ्री के क्लाइंट, पेड क्लाइंट्स जिन्होंने आपको फुल पेमेंट किया जितना भी आपने अपने कोचिंग प्रोग्राम का प्राइस रखा। ठीक है, तो जो भी आपने कोचिंग प्रोग्राम का प्राइस रखा, उस प्राइस में आपके पास कुछ क्लाइंट आ गए और आपने उनको रिजल्ट डिलीवर कर दिया। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा चीज है जिसको आप लेजिटिमेट बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हो, बट आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, बट इसके आगे बहुत ही कम लोग, मतलब अगर मैं बोलूं तो 7 से 8 लोग जो है वो यहां पर से गिर जाते हैं और ओनली 3 लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं उनमें से एक हूं, मैं इस बात में तो अपनी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई उस फेज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पार किया। आज मेरे पास 150 से 200 क्लाइंट हैं और जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो पाया। तो जब कोचिंग बिजनेस या कोई कोच उस फेज में होता है जहां पर उसके पास कुछ क्लाइंट आ जाते हैं और उनको उन्होंने रिजल्ट डिलीवर कर दिया और उसके बाद जो उनको मार्केटिंग और डिलीवरी दोनों चीज में एक साथ घुसना पड़ता है, तब जो चीज उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कराएगी वो ना मार्केटिंग है, ना वो सेल्स है, ठीक है, ना वो सेल्स फनल है, ना वो एड्स है। ये सारी चीजों का आपके बिजनेस के ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता उस फेज में जितना एक दूसरा फैक्टर होता है, और वो दूसरा फैक्टर है आप खुद। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन पे आप ही एंटायर बिजनेस हो, यू आर द वन हु इज द एंटायर बिजनेस, you are the one doing marketing, you are the one doing sales, you are the one delivering the results, you are the one maybe managing 1 or 2 people, you are the one who is dealing with the agency। तो ये सारा काम आप खुद ही कर रहे हो, तो you are the one who is the business। ठीक है, कोई बिजनेस एंटिटी अलग से नहीं है, you are the entity who is the business। तो अगर आपको इस फेज में से आगे जाना है, आपको 10 में से वो 7 ना बन के 10 में से वो 3 बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा वो आप खुद हो। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब जब मैंने अपने ऊपर काम करने की बात आई तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे माइंडसेट होता है, कैरेक्टर ट्रेट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट एक चीज है जो सबसे ऊपर है वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं। उसका नाम है फोकस एंड डीप वर्क। यानी जो भी आप काम करते हैं उसको आप प्रोडक्टिवली किस तरीके से कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट इस स्टेज में जो अभी आपके पास टास्क आएंगे या आए हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ और फिर उसके बाद इनफ टाइम निकाल पाओ जिससे आप सोच पाओ कि किस तरीके से आगे आपको उस बिजनेस को स्केल करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको बिल्कुल काम करना है वो आप किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव रहें, किस तरीके से डीप वर्क कर पाए, किस तरीके से फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब जहां तक बात आती है फोकस और डीप वर्क की, तो एक मिसकंसेप्शन रहता है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। तो जो मिसकंसेप्शन रहता है डीप वर्क से रिलेटेड वो ये है कि मैं तो वैसे लाइक पीपल हैव दिस बिलीव कि हम तो वैसे हैं ही नहीं,
लाइक मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहता हूँ, या फिर डीप वर्क या फोकस जो है एक अल्टीमेट एंड गोल है, या आई वॉज नॉट बॉर्न समवन हु इज वेरी फोकस, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये सारे एक आइडेंटिटी आदमी क्रिएट कर देते हैं अपने बारे में कि या तो फोकस होना एक बहुत ही अल्टीमेट गोल है कि भाई एट सम पॉइंट मैं बहुत ज्यादा फोकस हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। दूसरा फॉल्स बिलीफ ये रहता है कि आई डोंट थिंक मेरे आई डोंट हैव इन इट मी, लाइक आई देयर आर पीपल हु आर बॉर्न विद दिस टैलेंट दैट दे कैन फोकस फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड टाइम, नथिंग। जो मैंने ऑब्जर्व किया, फोकस हो या डीप वर्क हो, ये सारा चीज जो होता है ना वो एक मसल होता है। जैसे आप जिम जाते हैं, ठीक है, आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि यू आर बॉर्न विद गुड बाइसेप्स। आप ट्रेन करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं और आप क्या बोलते हैं बाइसेप्स कर्ल करते हैं, और उसके बाद आपका मसल डेवलप हो जाता है और फिर बाइसेप्स जो है वो अच्छा दिखने लगता है। सिमिलरली फोकस और डीप वर्क ये भी एक तरीके का मसल ही है, और इस मसल को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर पाओगे और तभी आप उस फेज से निकल पाओगे जहां पर आप स्केल कर पाओ अपने कोचिंग बिजनेस को, ठीक है। तो किस तरीके से उस मसल को ट्रेन करते हैं उसके बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करी है और मुझे ये बहुत हेल्पफुल लगा है, इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट भी करना चाहता हूँ और फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो फोकस को समझने के लिए हमको एक और इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं द थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। हर इंसान का थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी अलग होता है। अब होता क्या है थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अब कुछ लोग जो होते हैं वो कितना भी करे उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब योगी है, जैसे गौतम बुद्ध है, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो बारिश हो जाए, कुत्ते चिल्लाते रहे, दुनिया भर की लड़ाइयाँ होते रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फोकस्ड और मेडिटेशन वेज में रहेंगे। अब कुछ जहाँ होते हैं हमारे जैसे लोग, जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में, हल्का सा मोबाइल में लाइट जलती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और गौतम बुद्ध का या फिर कोई ऐसा योगी हो गया जो मेडिटेट करता है, उनका बहुत ज्यादा हो गया। अगेन जैसा मैंने बोला कि एक मसल है, उसको ट्रेन करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है, थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कम है तो आप ऊपर नहीं जा सकते। हमको लाइक उस लेवल के ऐसा तो नहीं करना है कि भाई हम लोग योग साधना में लीन हो गए और हम सब चीज छोड़ के काम धंधा छोड़ के यही कर रहे हैं, वैसा तो नहीं करना है। तो हमको योगी लेवल का भी नहीं चाहिए, हमको इतने लेवल का चाहिए, इतना थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी चाहिए कि हमारा जो काम हमने डिसाइड किया है दिन में कि ये 4 से 5 काम करने हैं, ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है और थ्रेशहोल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो। पहला तरीका होता है एक्सटर्नल और दूसरा तरीका होता है इंटरनल। मैं दोनों डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो ऐसी क्या एक्सटर्नल चीजें रहती हैं जिसको अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, ये हर किसी को पता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप काम करो तो आप फोन को साइड में रखो, ठीक है। फोन को आप तो उस कमरे में ही ना लाने दो, तो आप एक इन्वायरमेंट में रहो जो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट रहेगा फ्रॉम योर फोन। फोन जो होता है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसको आप दूसरे में करो तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हो। एक और फैक्टर हो गया, जैसे मान चलो कि आप काम कर रहे हो और आपको घर में लाइक आपके वर्क एरिया में कोई आ गया, ठीक है, वो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अगेन इसको भी यहाँ पर अगर आप हेल्दी बाउंड्री बना लिए तो वो भी अवॉइड हो जाता है। तो इस तरीके से 3-4 जो है चीजें रहती है जो एक्सटर्नल होता है। अब इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि आपको उस मसल को कैसे ट्रेन एंड डेवलप करना है, वो इंटरनली होता है। तो क्या चीजें आपको इंटरनली करनी पड़ेगी, क्या एक्टिविटीज आपको माइंड में आपको सोचनी पड़ेगी जिससे आपका डीप वर्क और फोकस जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइक फ्यू थिंग्स, फ्यू टैक्टिक्स जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में मैं यूज किया हूं और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है। तो पहला टेक्निक तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया कि जब हमारा डीप वर्क का सेशन रहता है तो मैं ये करता हूँ कि फोन को मैं एकदम साइड कर लेता हूँ, उसको मेरे लाइक ऑफिस के डेस्क में एक ड्रॉअर है, उस ड्रॉअर के अंदर डाल देता हूँ, साइलेंट में कर देता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर देता हूँ। तो फोन की नोटिफिकेशन से मेरा डिस्ट्रैक्शन हट जाता है। दूसरा, जब मेरा डीप वर्क का टाइम है वो ब्लॉक्ड रहता है, तो दूसरा जो होता है टाइम ब्लॉकिंग। तो इस पीरियड में मैं ये वर्क करने वाला हूँ और उस टाइम ब्लॉक के बारे में हर किसी को पता है मेरी टीम में, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स को भी पता है। तो मेरे को उस पीरियड के समय कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता और मैं अच्छे तरीके से अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल थिंग दैट आई डू टू मेक श्योर दैट आई डू द डीप वर्क।
तो तीसरा चीज जो होता है क्रिएटिंग अ वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, अब वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका काम करने वाली जगह जो है वो फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो उस जगह पे आप खाना भी खा रहे हो, उस जगह पे आप टीवी भी देख रहे हो, उस जगह पे आप सो भी रहे हो, है ना, ऐसा होता है। तो क्या करना है कि आपको अपना वर्क जो स्टेशन है वो एकदम सीक्रेट रखना है, क्योंकि जस्ट इमेजिन यहां पर काम करके आपको पैसा आता है, ठीक है, तो यू हैव टू कीप एवरीथिंग वेरी सीक्रेट ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा चीज। चौथा चीज है कि आप एक प्रॉपर हेल्दी बाउंड्री बनाएं। अगर आप घर से काम करते हो तो आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आप एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं जहां पर आप बोले कि डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी टाइम एंड आई विल बी स्पेंडिंग टाइम विद यू, बट फॉर नाउ आई एम वर्किंग एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, तो वो भी आपके फैमिली वाले भी, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं और आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, वो समझेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 4 एक्सटर्नल तरीके हैं जो मैं करता हूँ जिससे क्या बोलते हैं, जिससे मैं डीप वर्क कर पाता हूँ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता हूँ जहां पर मैं डीप वर्क कर पाऊँ। ठीक है, तो ये ईजी रहता है, दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप करना चाहते हो, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू डू। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल चीजें। अच्छा, एक्सटर्नल चीज में एक और चीज होता है पुटिंग अ टाइमर इन प्लेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल। मैं इसको इंटरनल में गिनने वाला था, बट दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल थिंग, जहां पर पोमोडोरो का नाम आपने सुना ही होगा। पोमोडोरो एक टेक्निक होती है, मेरे लिए बहुत हमेशा अच्छे तरीके से काम करी है, जहां पर मैं एक टाइमर लेता हूं और मैं 4:1 या 3:1 का रेशियो लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट अगर मैं अच्छे से फोकस होकर काम कर पाया तो मैं 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अगर मैं 40 मिनट कर पाया तो मैं 4 मिनट का ब्रेक लूंगा, 4 से 5 मिनट का। इस तरीके से 4:1 या 3:1 के रेशियो में मैं अपना पोमोडोरो क्लॉक टाइमर जो है वो सेट करता हूँ। और जो पोमोडोरो ऑन होता है तब मैं काम करता हूँ, जैसे ब्रेक ऑन होता है तो मैं ब्रेक जाता हूँ। अब ब्रेक में मैं थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेता हूँ। ये भी एक्सटर्नल है, हालांकि एक इंटरनल के अंदर ही आता है, बट दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल थिंग। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इंटरनली। ठीक है, अब इंटरनल चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? लेट्स से कि आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, हर जगह डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट किया, बट आपके थॉट्स के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं रहता ना, तो वो थॉट्स तो कहीं भी चले जाते हैं। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, एक टास्क के ऊपर काम कर रहे हो और आपका थॉट जो है वो वहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो अब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आप इसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज आपके पास ये थ्रेशोल्ड ही नहीं है फोकस करने का, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिफरेंट, लाइक हर चीज़ का साइज, और जैसे आप किसी के बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी के बाल बहुत कम रहते हैं, तो वैसे ही ये भी एक उस तरीके की चीज़ है जहाँ पर हर ह्यूमन को एक थ्रेशोल्ड मिला है, आपको भी मिला है, और आप इसके ऊपर वर्क करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरा तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। अब कैसे आप वर्क कर सकते हो? ठीक है, 2-3 टेक्निक होती है। पहला तो एक मेथड होता है जिसको मैं फिट मेथड बोलता हूँ। पहला चीज होता है फ्रीक्वेंसी की। जब भी आपको ये थॉट आता है कि जो जिस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो उससे आपको डाइवर्ट हो जा रहे हो, तो क्या फ्रीक्वेंसी पे आप डाइवर्ट हो रहे हो उसको आप नोट डाउन करो। और जितने बार भी आपको जब आप डाइवर्ट हो रहे हो, आपको माइंडफुली वापस आना है अपने टास्क के ऊपर। ठीक है, एंड ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट कि इट हैपेंस। तो किस फ्रीक्वेंसी में आप जो है वो जा रहे हो। दूसरा इंटेंसिटी, यानी कि किस इंटेंसिटी का डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि मान के चलो कि आप काम कर रहे हो और एक हल्का सा नोटिफिकेशन का आवाज भी आ गया, तो ये हल्का सा नोटिफिकेशन आ गया तो वो इंटेंसिटी हो गया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस इंटेंसिटी की डिस्ट्रैक्शन आपको वो कर रही है, और फिर उसके बाद उसमें भी आपको अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे कि हो सकता है कि शुरू में आप एक फोन का स्क्रीन बस लाइट हुआ और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, लेकिन आपने इसके ऊपर काम किया और हो सकता है कि आप वो हुआ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। अल्टीमेटली आपका एक मसल डेवलप हो जाएगा जहां पर हो सकता है कि आपके सामने कोई लड़ाई भी करता रहे तो भी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस इंटेंसिटी के ऊपर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, और तीसरा होता है कि टाइम, तो कितने टाइम तक आप फोकस्ड वर्क कर सकते हो। हो सकता है कि आप 10 मिनट तक वर्क करो फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो इसको भी आपको नोट करना है। ठीक है, कि कितने देर तक आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कि 10 मिनट आप वर्क किए फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, या 20 मिनट आप अच्छे से वर्क कर लिए लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अल्टीमेटली हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आप
4 घंटे लगातार अनडिस्ट्रैक्टेड वर्क कर पाओ, बट वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल, मतलब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, बट यू कैन वर्क ऑन दैट। तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम, ये 3 चीज को आपको अवेयर रखना है, ना कहीं उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, एंड देन 1 by 1 जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और द बेस्ट तरीका होता है इंटरनली उसके ऊपर काम करना, उसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। अब माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को आंख बंद करके ऐसे बैठा रहना है और हिमालय के पर्वत में जाके एकदम उस लाइक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप बैठे बैठे उड़ रहे हो, वो मेडिटेशन नहीं होता है। ये बहुत ही गलत चीज़ है, मेडिटेशन के बारे में गलत धारणाएं बनाई गई है कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है। एक्चुअली माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप बैठ रहे हो किसी लाइक सिचुएशन पे, एंड देन आप एक स्मॉल टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हो। इट कैन बी ब्रीदिंग, ठीक है, इट कैन बी चैंटिंग अ वर्ड, जैसे ओम बहुत ज़्यादा बोला जाता है तो वो हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब आप फोकस करोगे तो आपका ब्रेन डाइवर्ट होगा, ठीक है, ये डाइवर्ट होना ही चाहिए, और जब भी ये डाइवर्ट होता है तो आपको उसको वापस लेके आना है काम पे। अब ये चीज़ पे आपको तीनों के ऊपर काम करना है, क्या फ्रीक्वेंसी पे, क्या इंटेंसिटी पे, और कितने टाइम के लिए, ये चीज़ के ऊपर, इसी को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए आपको ये मेडिटेशन करना है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप मान के चलो कि मेडिटेशन जो है वो लाइक के लिए समय नहीं निकाल पा रहे और आपको तुरंत काम करना है, तो काम करते करते भी आप एक माइंडफुल मेडिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो आप कर सकते हो। एक सिंपल एक्सरसाइज करना है, जैसे ही आप काम करने बैठे, ठीक है, आपको अपने पास एक नोटबुक और पेपर लेके रखना है। अब आपको क्या करना है कि जस्ट पॉइंट पे आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, किस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो उसको आपको नोट डाउन करना है। दैट्स इट। आप काम करो, काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हुए, अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया इस चीज के लिए, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। बस ये सिंपल चीज करोगे तो आप इंटरनली अपनी मसल के ऊपर बिल्ड कर रहे हो और एक्सटर्नली आप एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हो। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आप जितना ज्यादा वर्क करो एवरी सिंगल डे, इफ यू वर्क ऑन दीज 2 things, then definitely nobody can stop you from focused deep work, ठीक है, nobody can stop you from doing focused deep work. So I hope you find this helpful, आपको ये अच्छा लगा होगा। This is something that I have implemented in my life and it has tremendously improved my focus, ठीक है, तो ये चीज मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था और ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। So the third thing that I want to discuss in this video is about a fear. सो बहुत सारे कोचेस में एक स्पेसिफिक टाइप का फियर है जिसको बोलते हैं फियर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। सो कई सारे, मतलब जितने भी कंसल्टेशन कॉल्स होते हैं, जितने भी मेरे कोचिंग सेशंस होते हैं अराउंड नीश और मार्केट, हर कोच लाइक एटलीस्ट 9 out of 10 कोच जो है वो मेरे को ये बोलता है कि भाई मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है, मतलब आई वांट टू डू समथिंग यूनिक, है ना। कई बार उस थॉट से भी आते हैं कि लेट्स डू दिस, ऐसा कोई नहीं कर रहा है मार्केट में, आई एम अ यूनिक स्लोफिक, लेट्स डू दिस करके। बट द ट्रूथ इज, पर्टिकुलरली इन अ कोचिंग बिजनेस, किसी भी कोचिंग बिजनेस में अगर मार्केट में कंपटीशन है तो इसका मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इनफैक्ट अच्छी बात है। मैं बताता हूं किस तरीके से अच्छी बात है। कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप मुझे बताओ कि क्या चीज चाहिए। कोचिंग बिजनेस सबसे इजी टू स्टार्ट बिजनेस है। इसमें ना आपको इन्वेंटरी चाहिए, कई सारे लोग को बिना वेबसाइट, बिना लैंडिंग पेज के कोचिंग बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हुए देखा है मैंने। ना आपको कोई बहुत बड़ी टीम चाहिए, ना फंडिंग चाहिए, ना कुछ नहीं, एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, बस इतनी सी चीज चाहिए किसी कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में। अब जब कोई बिजनेस जिसको इतना इजी से स्टार्ट करा है, मतलब एक थॉट ही चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं, एक्सपर्टीज चाहिए और थॉट चाहिए, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि कोई इस तरह का बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए ना फंडिंग चाहिए, ना कैपिटल चाहिए, ना टीम चाहिए, ना इन्वेंटरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसमें एक ऐसा मार्केट है जिसकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की जो कंट्री है उसमें से आप ही ने आइडेंटिफाई कर रही, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये जस्ट सोच के देखो, कोचिंग बिजनेसेस वहीं सक्सेसफुल होते हैं जहां पर एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने वाले आप पहले इंसान बहुत ही रेयर चांसेस में होंगे, बहुत ही रेयर चांसेस में आपको एक ऐसा सिचुएशन मिल जाएगा जहां पर किसी एक प्रॉब्लम को आपने सबसे पहले ही आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर सबसे पहले ही आपने एक्शन लिया। तो अगर ये आपके पास मिथ है
कि भाई मैं एक मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेता हूं और उसकी एक प्रॉब्लम को पकड़ लेता हूं जिसको सिर्फ मैं ही सॉल्व करता हूं क्योंकि मैंने ही आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस मिथ के कारण आप एक बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते। ये बहुत ही बड़ा मिथ है और यही आपके बिजनेस को बिल्ड करने से या पहला स्टेप लेने से या मतलब बड़ा होने से भी रोक के रखा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बहुत ही रेयर केस में होगा, ठीक है। और वो ऐसा थॉट क्यों आता है लोगों के पास, क्योंकि उनको डर है कि अगर एक एग्जिस्टिंग मार्केट में जहां पर ऑलरेडी इतने 3 4 5 बड़े लोग हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बिल्ड करें अपना बिजनेस तो उसको बिल्ड करना जो होगा वो बहुत ही मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, हो ही नहीं सकता। बट द ट्रूथ इज, अगर किसी मार्केट में किसी एक कोच ने एक बिजनेस बिल्ड किया है, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। कैसे, मैं बताता हूं। क्योंकि यहां पर उस कोच ने आपके लिए एक मार्केट और एक प्रॉब्लम को वैलिडेट करके दिया है। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। अगर आप मान के चलो कि एक नया मार्केट, हाइपोथेटिकली एक नया मार्केट में जाते हो, वहां की एक नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो और आप बोलते हो कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। उस मार्केट में कोई ऐसा प्रूवन कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या ये मार्केट आपको पैसा देगा, उस प्रॉब्लम के लिए पैसा देगा, इस मार्केट में बाइंग कैपेसिटी है या नहीं है, इस मार्केट में बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, इसका कोई प्रूवन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यू विल बी द फर्स्ट वन। तो आप ही को सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप ही को सारी मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को वैलिडेशन लाना पड़ेगा। और अगर ये वैलिडेट हुआ तो वेल एंड गुड, आप एक नया मार्केट ओपन कर लिया और एक नया, हो सकता है कि यू गेट द फर्स्ट मोर एडवांटेज इनटू दैट मार्केट, जो कि कोचिंग बिजनेस में बहुत ही रेयर होता है। बट लेट्स से कि ऐसा हुआ भी तो यू गेट दैट। बट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो मार्केट नहीं करता और किसी और ने देख लिया कि भाई बंदा ने इस मार्केट में ट्राई किया है, तो वो उस मार्केट में कभी अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा लाइक ऑलवेज व्हेनेवर यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को किसी भी मार्केट में कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना है, राइट, तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। आप देखो कि कौन से मार्केट में ऑलरेडी कोई बंदा है जिसने एक अच्छा बिजनेस बिल्ड किया हुआ है, एंड मेक श्योर दैट यू बिल्ड योर कोचिंग बिजनेस इन दैट मार्केट। यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम ओनली दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर इज सॉल्विंग। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई वो ऑलरेडी वो कर रहा है तो कोई बंदा उसके पास जाएगा ना, मेरे पास क्यों नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको वर्क करना है कि हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट, योर मार्केटिंग, योर ब्रांड, योर सोल्यूशन इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फाइंडिंग अ मार्केट एंड देन वैलिडेटिंग इट एंड देन वेटिंग फॉर इट टू बी प्रूवन राइट। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है हमेशा कि आप देखो कि कोई मार्केट है जहां पर एक ऑलरेडी अच्छे एस्टैब्लिश्ड कोचेस हैं, आप ये आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं, कौन से मार्केट को कैटर कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप उसके बाद मार्केट रिसर्च करो, आइडेंटिफाई करो कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या मैसेजिंग वो बोल रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, ये आप आइडेंटिफाई करो और देन फिगर आउट कि आप इनसे बेटर कैसे कर सकते हो। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री में टॉप के जो कोचेस है वो बहुत ही फॉर देयर वन ऑन वन एक्सेस दे आर चार्जिंग 10 lakhs 20 lakhs रुपीज, राइट। मेरे पास 6 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, आई कैन जस्ट रिड्यूस द प्राइस एंड गिव माई वन एंड वन एक्सेस एट 4 lakhs, जस्ट हाइपोथेटिकली। तो क्या होगा कि एक प्राइसिंग का एडवांटेज मुझे मिल गया कि भाई उतना ही एक्सपीरियंस है, अब क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं बट मेरे पास एक्सपीरियंस उतना है, आई कैन चार्ज दैट मच प्राइस, ठीक है। एंड जस्ट दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। हमेशा ऐसा नहीं कि आपको प्राइस रिड्यूस करना है, आपको फिगर आउट करना है कि वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कोचिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं डन फॉर यू सर्विसेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो माय सॉल्यूशन इज बेटर देन देयर सॉल्यूशन, राइट। So these are the things that you have to identify. You have to figure out a market where there are existing coaches who are building businesses and they are running it successfully. Then you have to analyze what problem that they are solving, what messaging that they are using in their marketing, and then what type of delivery model they have, what kind of brand they have. ये सारी चीजें जो बिजनेस के एस्पेक्ट की चीजें वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और देन यू हैव टू फिगर आउट कि आप इनसे बेहतर कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें। अब सारी चीजों की जरूरत नहीं है, कुछ एक या दो चीज को भी आप उनसे बेहतर करोगे तो आप अपना हिस्सा जो है उस मार्केट से आराम से उठा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ये डर नहीं रखना है कि देयर इज टू मच कंपटीशन इन दैट मार्केट सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट। इनफैक्ट जो वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं ब्लू ओशन और रेड ओशन है, रेड ओशन का मतलब आता है कि देयर आर टू मेनी कॉम्पिटिटर्स फाइटिंग फॉर द मार्केट एंड इट्स ब्लडी करके। दैट इज ट्रू कि ब्लडी ओशन में
एंड मैं टॉकिंग अबाउट कोचिंग प्रेजेंस पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग एन एम्पायर, ठीक है, वो अलग चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल बेस्ड कोचिंग बिजनेस। वहां पर जो ओशन ब्लडी है, इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारी फिश है, और उस फिश से वहां उस ओशन से एक फिश लेना आपके लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हमेशा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मार्केट है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी जा रही है, क्या मैसेजिंग यूज करी जा रही है, क्या कस्टमर एक्विजिशन चैनल है, वो सारी चीजों का आप बिजनेस एस्पेक्ट से एनालाइज करो, और आप देन आइडेंटिफाई करो कि हाउ कैन यू डू सर्टेन थिंग्स बेटर। If you are able to do that, then definitely with 100% surety, you will be able to build a better business. So these are the 3 concepts that I wanted to discuss in this video, and hope you liked it, and let me know कि किस तरीके का लगा वीडियो क्रिएट करना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अनस्क्रिप्टेड रखा हूँ, इम्प्रॉम्प्टू रखा हूँ, तो लेट मी नो कि आपके थॉट्स की किस तरीके का लगा वीडियो, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।